मेहरबान दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके साथ हूँ, ले चलने के लिए आपको एक सुहाने सफ़र पे। इस सुहाने सफ़र को आपने मान दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी अपनी महफिल का, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज जो कहानियाँ, जो किस्से मेरे पास हैं, उन्हें सुनकर आप जानेंगे कि कैसे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार कैसे पड़ा, किसने उन्हें ये नाम दिया, और बताऊंगा कि लता मंगेशकर के मना करने के बावजूद कैसे नौशाद साहब ने लिए उनके ऑडिशन। सन 1982 में आई गुलजार साहब की फिल्म अंगूर। इस फिल्म से जुड़े कुछ अनकहे किस्सों का सिलसिला मैं जारी रखूंगा। शक्ति सामंत की वो कौन सी फिल्म थी जिसकी कहानी को पूरी सुने बिना ही उस जमाने की सुपरस्टार मधुबाला ने कह दिया यस, और 20,000 एडवांस की रकम के बदले एक्सेप्ट कर लिया, एडवांस के तौर पर महज 1 रुपया। और सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। आज बताऊंगा कि क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन शाहिद कपूर एंड नसीरुद्दीन शाह। शाहिद कपूर एंड नसीरुद्दीन शाह। रेडियो सिलोन पे हीरो हीरोइंस के इंटरव्यू करते करते कब सुनील दत्त खुद हीरो बन गए। ऐसे ही कुछ और किस्से होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी तवज्जो बनी रहेगी इस प्रोग्राम की तरफ। तो आपकी इजाजत के साथ शुरू करता हूं आज की महफिल। पेश खिदमत है। आज के सुहाना सफर का आगाज करते हैं थेस्पियन दिलीप कुमार साहब के किस्से से। हम सब जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब का असली नाम था यूसुफ खान। फिर ये यूसुफ से दिलीप कुमार कैसे बने, क्यों बने, किसने ये नाम दिया। दरअसल बात उन दिनों की है जब यूसुफ खान अपने पिता के फ्रूट के बिजनेस के सिलसिले में नैनीताल गए हुए थे। यहां उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी से हुई, जो अपने डायरेक्टर अमीय चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म के लिए लोकेशन देखने आई हुई थी। ये वही वक्त था जब अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज छोड़कर चले गए थे, और उनके चले जाने के बाद देविका रानी को तलाश थी एक ऐसे एक्टर की, एक ऐसे फेस, चेहरे की, जो सुपरस्टार अशोक कुमार को रिप्लेस कर सके। जब देविका रानी और यूसुफ खान की मुलाकात हुई तो वो यूसुफ के व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुई, और उन्होंने यूसुफ खान को कहा कि आप मुझसे बॉम्बे टॉकीज में बॉम्बे आकर मिलिए। इस बात को यूसुफ साहब ने सीरियस ना लेते हुए ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपना काम खत्म करके बॉम्बे वापस लौट आए। कुछ दिन, कुछ वक्त गुजर गया, और एक दिन अचानक यूसुफ के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना बॉम्बे टॉकीज जाकर देविका रानी से मिल लिया जाए। दरअसल उन्हें अपने पिताजी के फ्रूट के बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। यूं भी उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इस बिजनेस को बहुत नुकसान भी पहुंच रहा था। अब ऐसे माहौल में एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट ना रखने वाले यूसुफ खान ने काम की तलाश में बॉम्बे टॉकीज जाने का फैसला किया। तो फिर हुई उनकी मुलाकात देविका रानी से। नैनीताल में पहली मुलाकात में इंप्रेस हो जाने वाली देविका ने यूसुफ खान से कुछ सवालात किए, और सवाल के जवाब मिलने के बाद उन्हें काम पर रखने का मन बना लिया। लेकिन मन में यूसुफ के एक्टिंग टैलेंट को लेकर अभी भी डाउट था। इसलिए उन्होंने अपने डायरेक्टर अमीय चक्रवर्ती से पूछा कि आपका क्या ख्याल है इस नए लड़के के बारे में। अमीय चक्रवर्ती ने कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे ठीक लग रहा है। मगर देविका रानी ना तो कन्विंस थी ना संतुष्ट थी। इसलिए उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के उस समय के एडवाइजर हितेन चौधरी से इस बारे में राय मांगी। हितेन चौधरी ने कहा, किसी के चेहरे को देखकर उसके एक्टिंग टैलेंट को एवैल्यूएट करना, आंकना ठीक नहीं होगा। कुछ जरूरी टेस्ट लेने के बाद ही हम किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं, और हमें पहुंचना चाहिए।
और आखिर में फैसला यह हुआ कि यूसुफ खान को 500 रुपये महीने के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाए और साथ ही हर साल 200 रुपये के इंक्रीमेंट का प्रोविजन भी रखा गया। मगर देविका रानी को एक और परेशानी थी और वो ये थी कि यूसुफ खान का नाम उन्हें यूसुफ खान जच नहीं रहा था और उन्होंने इसके बदले दूसरा नाम सोचने को कहा। यूसुफ खान भी नाम बदलने को तैयार हो गए क्योंकि वो जानते थे कि उनके वालिद साहब को फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आएगा। इस पर स्टूडियो के एक राइटर नरेंद्र शर्मा ने 3 नामों का सुझाव रखा, वासुदेव, जहांगीर और दिलीप कुमार। यूसुफ खान को जहांगीर नाम पसंद आया। स्टूडियो के स्क्रिप्ट राइटर भगवती चरण वर्मा ने दिलीप कुमार नाम देविका को सजेस्ट किया। चूंकि वो अशोक कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी, इसलिए उन्हें जहांगीर नाम पसंद नहीं आया, पसंद आ गया दिलीप कुमार नाम। इस तरह यूसुफ खान का नाम बदलकर रख दिया गया दिलीप कुमार। लता मंगेशकर 40 के दशक में उस समय के तकरीबन सारे संगीतकारों के लिए गीत गा रही थीं, मगर अभी भी एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर बाकी था जिसके म्यूजिक डायरेक्शन में उन्होंने कोई काम नहीं किया था, और ये थे नौशाद साहब। अच्छा, लता मुकेश जी को भैया बुलाती थी। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। मुकेश जी घर आए, बोले तुम्हें अभी मेरे साथ चलना है, नौशाद जी तुमसे मिलना चाहते हैं और फिल्म के लिए तुमसे गाना गवाना चाहते हैं। काफ़ी समय के बाद इस ऑफर के मिलने पर उन्हें लगा कि शायद नौशाद साहब ने फिल्म लाहौर के गीत सुने होंगे, इम्प्रेस होकर बुलाया होगा। ये गीत उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर श्याम सुंदर जी के लिए गाए थे। वो इस ऑफर से खुश तो थी, मगर उनके दिल में कहीं कुछ और चल रहा था। मुकेश जी ताड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या सोच रही हो, कहाँ ख्यालों में खोई हुई हो? लता ने कहा, भैया आप जानते हैं मैंने बाबा के साथ, पिताजी के साथ क्लासिकल म्यूजिक के न जाने कितने स्टेज शोज किए हैं, और तभी से मुझे कहीं ना कहीं ऑडिशन देना बड़ा अजीब सा लगता रहा है। इसलिए बस मेरी एक ही शर्त है कि मैं नौशाद जी या किसी और कंपोजर को ऑडिशन नहीं दूंगी। अगर वो मुझसे सीधे गीत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ऑडिशन नहीं दूंगी। मुकेश जी ने कहा ठीक है, मगर एक बार चल के उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं है। और इस तरह मुकेश जी ने लता जी को नौशाद साहब से मिलने के लिए राजी कर लिया। इस घटना के बाद मुकेश जी ने नौशाद साहब को इन्फॉर्म कर दिया कि लता मिलने तो आएगी मगर गाना नहीं सुनाएगी। लेकिन नौशाद साहब को तो गाना सुनना था, तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया। जब लता मंगेशकर मुकेश भैया के साथ कारदार स्टूडियो पहुंची तो नौशाद साहब ने बड़ी ही चतुराई से लता से कहा, लता भाई मैंने आपको कई बार सुना है, आप बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे आपके सिंगिंग टैलेंट पे कोई शक नहीं है, बस मैं आपका उर्दू का तलफ़ुज़ देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अगली फिल्म के गाने में उर्दू के अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए आप मुझे कोई गजल सुना दीजिए। भाई ये मत समझना कि मैं आपका ऑडिशन ले रहा हूं कि ट्रायल ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं उर्दू के लफ्ज आपके आप से सुनना चाहता हूं। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया है कि इस बात पर अब उनको समझ नहीं आया कि वो नौशाद साहब को मना कैसे करें। नौशाद साहब ने इस तरह बात की कि मना करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तब मजबूरी में लता जी को फिल्म लाहौर की एक गजल उन्हें सुनानी पड़ी। सुनने के बाद नौशाद साहब बहुत खुश हुए और इस तरह लता जी ने नौशाद साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में जो पहला गाना गाया वो था एक डुएट। साथी कलाकार थे जीएम दुर्रानी। डुएट के बोल थे, हाय छोरे की जात बड़ी बेवफा। फिल्म का नाम चांदनी रात। इसके बाद तो
रेस्ट इज द हिस्ट्री। क्या क्या गाने गाए हैं, क्या क्या दोनों का कॉम्बिनेशन, नौशाद साहब और लता जी कॉम्बिनेशन, दोनों को प्रणाम करते हुए। 1982 में आई थी अंगूर, लोगों ने बहुत सराहा। इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर थे गुलजार साहब। इस फिल्म की कहानी शेक्सपियर के एक प्ले पर आधारित है। प्ले का नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। फिल्म की कहानी के मुख्य किरदार दो एक से दिखने वाले जुड़वा पेयर थे, मगर मेन रोल निभाया डेस्टिनी ने, जो इन किरदारों को बार बार एक दूसरे से मिलवाती है और इसी की वजह से फिल्म में ह्यूमर, हास्य पैदा होता है। इस फिल्म से जुड़े कुछ राज आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। फिल्म अंगूर को दर्शकों ने खूब सराहा, मगर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी सन 1968 में इसी प्लॉट पर एक फिल्म बनी थी, जिसकी स्टोरी भी गुलजार साहब ने ही लिखी थी, जिसे प्रोड्यूस किया था बिमल रॉय ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था देबू सेन ने, और फिल्म का नाम था 2 दूनी 4। सेम, एब्सोल्युटली सेम, बिल्कुल। फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे किशोर कुमार और असित सेन, मगर यह फिल्म उस वक्त फ्लॉप हो गई थी। लेकिन गुलजार साहब को कहीं ना कहीं विश्वास था कि यह स्टोरी कमाल की है, इस स्टोरी में दम है, और अगर इसे बेहतर तरीके से बनाया जाए तो यह फिल्म चलेगी, दोबारा चलेगी। और उन्होंने यह भी डिसाइड किया था कि अगर कभी मौका मिला तो इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करेंगे, और उनकी इच्छा पूरी भी हो गई। किशोर कुमार और असित सेन वाले रोल के लिए साइन किया गया संजीव कुमार और देवेन वर्मा को। फिल्म में संजीव कुमार के दोनों कैरेक्टर्स का नाम था, दो जो रोल थे उनका नाम था अशोक और देवेन वर्मा का बहादुर। फिल्म की डबिंग कंप्लीट होने के बाद जब गुलजार साहब ने फिल्म देखी तो उन्होंने नोटिस किया कि दोनों बहादुर सेम हैं, लेकिन देवेन वर्मा ने दोनों की डबिंग में एक छोटे से स शब्द के बोलने में अंतर कर दिया है। पहले भी एक बार दर्शक सेम कहानी को नकार चुके थे, फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। इस डर के चलते उन्होंने देवेन वर्मा को वापस डबिंग के लिए बुलाया। देवेन वर्मा जी उस वक्त यूएस गए हुए थे, फौरन आए और तुरंत आकर एक रात में ही दोबारा डबिंग की, उस तरह से जैसे गुलजार साहब चाहते थे। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन इसके बाद भी फिल्म में बहादुर के दोनों किरदारों में एक फर्क रह गया था। वो फर्क था कि जो सीधा साधा बहादुर था उसके कुर्ते की फुल स्लीव थी, जबकि तेज वाले बहादुर ने कुर्ते की स्लीव फोल्ड कर रखी थी। मगर यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके बाद भी कुछ ऐसे सीन हैं जहां पर दोनों बहादुर फुल स्लीव में दिखाई देते हैं। हालांकि बाद में देवेन वर्मा और गुलजार साहब ने इस गलती को, इस माइनर मिस्टेक को नोट किया, मगर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो जानते थे कि इस गलती को कोई नहीं पकड़ पाएगा। इस फिल्म का संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, और फिल्म में सिर्फ 3 ही गाने थे, जिसमें से एक गाना प्रीतम आन मिलो सपन चक्रवर्ती की आवाज में थोड़ा चला, फेमस हुआ। आइए इसी गाने को सुनते हैं। दोस्तों, एक समय था मधुबाला का, सुपरस्टार मधुबाला। हर कोई चाहता था कि उसकी फिल्म में मधुबाला हो। इसी लिस्ट में एक नाम था शक्ति सामंत का। 1957 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का निर्णय लिया और प्लान की पहली फिल्म हावड़ा ब्रिज। हीरो के लिए अप्रोच किया अशोक कुमार को। अशोक कुमार ने कहानी सुनी और तैयार हो गए। अशोक कुमार ने पूछा, शक्ति फिल्म में हीरोइन के लिए किसे लेना चाहते हो? शक्ति सामंत ने कहा, दादा मुनि, मधुबाला को साइन करना चाहता हूं, मगर जानता नहीं हूं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अप्रोच करूं। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अशोक कुमार के लिए मामूली सी बात थी। ताबड़तोड़ उन्होंने शक्ति सामंत और मधुबाला की मीटिंग फिक्स करा दी। शक्ति सामंत बहुत खुश थे, टॉप ऑफ द क्लाउड। उस वक्त मधुबाला एक फिल्म करने का 75,000 रुपए लिया करती थी।
शक्ति सामंत मधुबाला को साइन करने के लिए 20,000 रुपये लेकर गए थे। इस फिल्म की कहानी में मधुबाला को जो किरदार निभाना था वो एक क्रिश्चियन लड़की का किरदार था जिसकी हिंदी खराब है, टूटी फूटी है। शक्ति सामंत ने स्टोरी और किरदार सुनाना शुरू कर दिया। किरदार सुनते समय, रोल सुनते समय जब दादा ने उन्हें बताया कि ये रोल फिल्म में कुछ इस तरह बोलेगा जैसे हम रुपये के वास्ते शादी नहीं बनाना मांगता, हम आदमी अच्छा मांगता, मेरा दिल बोलता तुम अच्छा आदमी, तुम मेरे साथ शादी बनाएगा। इस डायलॉग के इस तरीके ने मधुबाला को बहुत इंप्रेस किया और मधुबाला खूब ठहाका लगाकर हंसी और शक्ति सामंत से बोली हम शादी बनाना मांगता, और फिल्म की पूरी कहानी सुने बिना ही वो फिल्म में काम करने को राजी हो गई। दादा खुश। शक्ति सामंत ने छोटे से पाउच से जब साइनिंग अमाउंट निकालने की पेशकश की तो मधुबाला ने मना कर दिया। मधुबाला ने कहा कि वो फिल्म करने के बाद ही अपना मेहनताना, अपना पेमेंट लेंगी। मगर शक्ति सामंत बीइंग अ गुड पे मास्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें लगा बिना किसी साइनिंग अमाउंट के, एडवांस के, अगर इस सुपरस्टार मधुबाला का मन बदल गया तो अपन तो बीच में लटक जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप तो मधु जी आप प्लीज कुछ ना कुछ तो लीजिए, शगुन लीजिए, कुछ भी साइनिंग अमाउंट लीजिए। आप ताज्जुब करेंगे दोस्तों, शक्ति सामंत की फिल्म की स्क्रिप्ट और रोल से, शक्ति सामंत के नरेशन से मधुबाला द सुपरस्टार इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि शक्ति सामंत के बार बार जिद करने के बाद उन्होंने टोकन के रूप में, एडवांस के रूप में सिर्फ 1 रुपया लिया और कहा बाकी पैसा पूरी फिल्म करने के बाद दे दीजिएगा। मधुबाला ये भी जानती थी कि पहला अटेम्प्ट है, नया प्रोडक्शन हाउस है और इस वक्त शायद बजट कंस्ट्रेंट के कारण मुश्किल हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा 1 रुपया भी दे दीजिए, पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी, सब हो जाएगा, तब आप मेरा पेमेंट मुझे दे दीजिएगा। जनाब फिल्म बनी, रिलीज हुई, चली और ऐसी चली कि आज भी चलती है। और फिर दादा और मधुबाला के बीच में बहुत अच्छा बेहतरीन दोस्ती हो गई और आगे एक साथ 4 फिल्में की। हावड़ा ब्रिज का म्यूजिक था ग्रेट ओपी नैयर का, और किसको नहीं मालूम है, कौन भूला है, कौन है कमबख्त जो भूल जाएगा मधुबाला का वो चेहरा, आइए मेहरबान और ग्रेट 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 आशा भोसले जी की आवाज। वाह वाह वाह। क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन शाहिद कपूर और नसीरुद्दीन शाह। आप जानते हैं ये सेगमेंट सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है, पॉपुलर हो चला है, आपका कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। ये फैमिली कनेक्शन बताते हैं हम। इस फैमिली कनेक्शन का जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी रिश्ता सामने आता है, बेशक उसका कोई नाम हो या ना हो, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं फैमिली कनेक्शन होता है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं बताता हूं कि क्या है फैमिली कनेक्शन शाहिद कपूर का नसीरुद्दीन शाह के साथ। तो सुनिए, शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर, माताजी श्रीमती नीलिमा कंवल अजीम, या अनवर अजीम साहब की दुख्तर। शाहिद कपूर के माताजी श्रीमती नीलिमा कंवल अजीम, शाहिद कपूर के पिता श्री पंकज कपूर, श्री पंकज कपूर की धर्मपत्नी श्रीमती सुप्रिया पाठक, श्रीमती सुप्रिया पाठक की बहन रत्ना पाठक और रत्ना पाठक के पति नसीरुद्दीन शाह। समझे आप कनेक्शन? तो शाहिद कपूर के माता पिता, माताजी हैं श्रीमती नीलिमा कंवल अजीम, पिता श्री पंकज कपूर, पंकज कपूर की धर्मपत्नी श्रीमती सुप्रिया पाठक की बहन रत्ना पाठक के हस्बैंड हैं नसीरुद्दीन शाह। तो ये है फैमिली कनेक्शन। मुझे उम्मीद है कि जिनको पता नहीं होगा उनको आज सुहाना सफर विद अन्नू कपूर रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन में ये पता पड़ गया होगा। आगे आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे कनेक्शन निकालेंगे आप सुन के परेशान हो जाएंगे कहां से कनेक्शन निकाल के आए। हमारी रिसर्च टीम मेहनत करती है। सलमा आगा कौन है,
सलमा आगा का राज कपूर के साथ क्या कनेक्शन है, सलमा आगा का साजिद वाजिद के साथ क्या कनेक्शन है, ये सब इसी शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आरजे बलराज दत्त बन गए हीरो सुनील दत्त। जिन हीरोज के हीरोइंस के इन्होंने रेडियो सिलोन पे इंटरव्यू लिए उनमें नरगिस भी शामिल थीं। इनके अच्छे व्यवहार और गुड लुक्स के चर्चे इनके रेडियो सिलोन में रहते हुए ही होने लगे थे। कुछ समय बाद ही 1955 में अपने जमाने के चर्चित डायरेक्टर रमेश सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में उस वक्त की बहुत ही मशहूर हीरोइन नलिनी जयवंत के साथ साइन कर लिया एज ए हीरो, और बलराज दत्त को नया नाम दे दिया सुनील दत्त, क्योंकि एक बलराज यानी बलराज साहनी पहले से ही फिल्मों में मौजूद थे। इस फिल्म से बलराज से सुनील बने सुनील दत्त को पहचान तो मिली पर सफलता नहीं मिली। सुनील दत्त ने सफलता का स्वाद चखा B.R. चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता से, जिसमें इनके साथ थी मीना कुमारी और अशोक कुमार की हिट जोड़ी। लेकिन सुनील दत्त को स्टार बनाया 1957 में आई महबूब खान की मैग्नम ओपस फिल्म मदर इंडिया ने जी, जिसमें इन्होंने नरगिस और राजकुमार के छोटे मगर बिगड़ैल और गुस्सैल बिरजू की भूमिका को आत्मसात कर दिखाया। इस फिल्म में नरगिस के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी और सुनील दत्त ने इस रोल को इस तरह जिया कि दर्शकों को सुनील दत्त कौन है पता हो या ना हो, पर बिरजू को पूरा हिंदुस्तान जानता था।